हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आप लोगों के सामने है, यानी 90 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। और अगर मैं बात करूं कि इन 90 क्वेश्चंस में आप लोगों को कुछ नए क्वेश्चंस भी मिले होंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को मिले होंगे, कुछ चीजों का रिवीजन भी हुआ होगा, तो 90 क्वेश्चन तो हम लोग यहां कर चुके हैं। अगर मैं बात करूं तो 3 कॉन्सेप्चुअल बूस्टर सीरीज की हम लोग क्लास ले चुके हैं। पहली क्लास मेरे भाई किसकी थी? पहली क्लास थी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और मेरे भाई कॉमन कोड। दूसरी क्लास थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 एबीसी वाली। और तीसरी क्लास थी मेरे भाई, तीसरी क्लास थी आप लोगों की एंगल बाइसेक्टर। और आज जो चौथी क्लास डली है, एक बार मुझे बताइए आज चौथी क्लास कौन सी हुई है? अगर मैं कॉन्सेप्चुअल बूस्टर सीरीज की बात करूं तो क्या कोई मुझे बताएगा कि आज चौथी क्लास किस चीज की हुई है? आज चौथी क्लास किस चीज की हुई है? देखिए क्या आप लोगों ने देखी है? क्या आप लोगों ने डायरेक्टली और इनवर्सली? बहुत बढ़िया। आज जो मैंने क्लास ली है वो ली है मेरे भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली चीजें। और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। मतलब 10-11 क्वेश्चंस में आप लोगों को वो चीज बताने की कोशिश की है कि यहां से क्वेश्चन जो है वो मेरे प्यारे दोस्त बनते हैं। उस कॉन्सेप्चुअल बूस्टर सीरीज को आप लोग मत छोड़िएगा। लगभग लगभग हम 25 प्लस, कोशिश तो करेंगे 30 क्लास को देने की, लेकिन 25 प्लस हम लोग कॉन्सेप्चुअल बूस्टर सीरीज आप लोगों को दे रहे होंगे और 25 प्लस ही प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे होंगे। और वो जो मॉक टेस्ट का टाइमिंग आपका रात का 9-8 बजे का होता है। बहुत सारे बच्चों के मैसेज थे कि हम लोग जो है वो लाइब्रेरी से चले जाते हैं तो मॉक टेस्ट हम लोग नहीं दे पाते हैं। तो भैया इसका टाइम अगर चेंज कर दिया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो मेरे भाई उसका टाइम जो है वो मैं चेंज करने जा रहा हूं। मंडे से जो है वो आप लोगों का टेस्ट जो है वो दोपहर 12 बजे हुआ करेगा। 12 बजे से 12:30 बजे तक आपकी टाइमिंग रहा करेगी। मतलब आधे घंटे का वो मॉक टेस्ट आप लोगों का हुआ करेगा। आप लोग जो है शांति से उस मॉक टेस्ट को देना। और मेरे भाई यकीन मानना, बहुत बार वो मॉक टेस्ट परेशान भी करेगा, बहुत बार बहुत कुछ सिखा के भी जाएगा, बहुत बार ऐसी भी फील आएगी कि मेरे भाई हमसे कुछ हुआ ही नहीं है, और बहुत बार आसान भी लगेगा। लेकिन हर तरीके से आप लोगों को तैयार रहना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो शुरुआत करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। और प्रैक्टिस सेट नंबर 4 बहुत शानदार प्रैक्टिस सेट है मेरे भाई। उसका पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, उसका पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण आप लोगों को दिए हुए हैं 8:15 के अनुपात में है। मेरे भाई समचतुर्भुज क्या होता है? जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ये आपका समचतुर्भुज है। इसके अगर विकर्ण की बात करूं तो विकर्ण जो है वो 8 और 15 के अनुपात में है। इसका परिमाप जो है वो 102 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा वो जस्ट आपसे ये पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं इसको 8 मान लूं थोड़ी देर के लिए और इसे 15 मान लूं, तो आप ये समझते हैं कि एक विकर्ण जो होता है वो दूसरे विकर्ण को आधे आधे में बांटता है। तो ये 15/2 हो जाएगा, होगा या नहीं? यानी ये जो हो जाएगा ये 15/2 हो जाएगा और ये जो हो जाएगा ये 8/2 हो जाएगा। आप लोग जानते हैं जहां समचतुर्भुज के विकर्ण कट करते हैं यहां 90 डिग्री का कोण बनता है। ये भी जानते हैं 8, 15, 17 का ट्रिपलेट होता है। तो ये मेरे भाई हाइपोटेनस जो है वो 17/2 हो जाएगा। अगर मैं परिमाप देखता हूं, सारी भुजाओं को जोड़ता हूं, ये भी 17/2, ये भी 17/2, ये भी 17/2, ये भी 17/2, क्या चारों भुजाओं को जोड़ के 34 आ जाएगा? और उसने कितना दिया है? 102 आप लोगों को दिया है। यानी एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 3 के बराबर आ जाएगी।
अगर एक पार्ट की वैल्यू 3 के बराबर है तो मेरे भाई ये वाला विकर्ण 24 आ जाएगा और ये वाला विकर्ण 45 आ जाएगा। आप लोगों से इसका एरिया पूछा है तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2। पहला विकर्ण 24 है और दूसरा विकर्ण मेरे भाई 45 है, तो क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा 12 पंजे 60 को 0 हासिल 6, 12 चौक 48 और 6 54। क्वेश्चन का जवाब 540 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, आप कहेंगे क्वेश्चन का जवाब 540 हो जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीपीओ 2024 में आप लोगों से पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहना चाहता है भाई क्वेश्चन नंबर 2? आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। दो रेलगाड़ियां 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही है, यानी सेम डायरेक्शन है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में पार करती है? 36 सेकंड में। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। मेरे भाई आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं लंबाई बराबर जब किसी दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करती है कोई ट्रेन, तो जो पार कर रही है उसकी लंबाई ही दूरी का काम करती है। दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो मेरे भाई जब दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल हो जाएगी, यानी कि इनकी चालों का अंतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि मेरे भाई 5/18 से गुणा करेंगे मीटर पर सेकंड में हो जाएगी। और कितनी देर में पार कर देती है? 36 सेकंड में पार कर देती है। तो 18 से 18 कट जाएगा, यानी उस ट्रेन की लंबाई जो पार कर रही है वो कितनी हो जाएगी? जो ट्रेन पार कर रही है उसकी लंबाई 180 मीटर हो जाएगी। जो ट्रेन पार कर रही है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 180 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और फिर जवाब दीजिए मेरे भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, केशव, सुरजीत और थॉमस ने 2-3-4 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, यानी कैपिटल का रेशो क्या दिया हुआ है? कैपिटल का रेशो 2-3-4 दिया हुआ है। उनके निवेश की अवधि का अनुपात जो है, टाइम का रेशो जो है वो 5-6-9 दिया हुआ है। 5-6-9 दिया हुआ है मेरे भाई। लाभ का 20% कार्यालय के किराए और रखरखाव पर खर्च हुआ। शेष लाभ आपस में बांटा गया। यदि केशव और सुरजीत के लाभ के हिस्सों में अंतर 7264 रुपए का था, तो मेरे प्यारे दोस्त लाभ, कुल लाभ पूछना चाह रहा है कि कुल लाभ कितना हुआ। देखिए ध्यान से, आप जानते हैं प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल इनटू टाइम होता है। पहले रेशियो निकाल लो, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। यहां से देखेंगे प्रॉफिट 5 आएगा, यहां प्रॉफिट 9 आएगा और यहां प्रॉफिट 18 आएगा। उसने कहा है दोनों के प्रॉफिट में जो डिफरेंस है, 4 की वैल्यू उसने कितनी दी है? 7264 दी है। तो मेरे भाई 4 एकम 4 होगा, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32 होगा, 4 एकम 4 होगा, 4 छिंग 24। क्या एक बराबर इतना आ जाएगा? अगर मैं देखूं टोटल 18 और 9 27 और 5, क्या टोटल लाभ जो इनमें बटा होगा वो इतना आ जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। उसने कहा भाई साहब 20% जो है वो कार्यालय के रख रखाव पे खर्च हो जाता है, तो इनमें जो बटा होगा वो 80% बटा होगा, यानी ये जो वैल्यू है ना ये 80% की वैल्यू है। उसने टोटल प्रॉफिट पूछा है, यानी 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 अट्ठे 32। आंसर क्या आएगा मेरे भाई? आंसर जो आएगा वो मेरे प्यारे दोस्त 8 का मल्टीपल होगा। 8 का मल्टीपल ये नहीं है, 8 का मल्टीपल ये भी है, 8 का मल्टीपल ये भी है, 8 का मल्टीपल ये नहीं है। अब देखिए मेरे भाई, अगर मैं यहां से देखूं तो आप क्या कहेंगे? 8 पंजे 40 को 0, यहां 4 हो जाएगा, 6 चौक 24, पीछे 40 आ रहा है और 40 पीछे इसी में आ रहा है, पीछे 40 आ रहा है, 40 इसी में आ रहा है। तो मेरे भाई टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 72,640 जो है वो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा।
80% इनमें डिस्ट्रीब्यूट किया है, लेकिन उसने टोटल प्रॉफिट की वैल्यू पूछी है, तो 100% की वैल्यू वो आपसे पूछना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये सीबीटी 1 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सीबीटी 1 में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे गए हैं, तो वो भी क्वेश्चंस मैं लेके आ रहूंगा, एक बेहतर सॉल्यूशन के साथ लेके आ रहूंगा, जो उनका बेस्ट सॉल्यूशन मेरी तरफ से हो सकता है। उस सॉल्यूशन के साथ जो है हम लोग मिल रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है? 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 150 डिग्री के केंद्रीय कोण वाले एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? जब भी सेक्टर का एरिया आपसे पूछा जाता है तो मेरे भाई सेक्टर का एरिया निकालने का तरीका होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। क्या यही होता है? अच्छा, मैं पाई के फॉर्म में ऑप्शन दिया हुआ है, पाई को ऐसे ही रहने देते हैं। रेडियस कितनी दी हुई है? 12, 12 का स्क्वायर 144 होगा। एंगल कितना है? 150 है, और बटे में कितना दिया हुआ है? 360। जीरो से जीरो कट जाएगी, 36 चौक 144 यानी 60 पाई आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। और यही क्वेश्चन आप लोगों के वो क्वेश्चन हैं जो 16, 17, 18 क्वेश्चन आप लोगों से प्री में ऐसे ही पूछे जाएंगे, ये गारंटी है मेरे भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्या कहना चाह रहा है भाई, जल्दी से बताइए। प्रदीप प्रत्येक 480 रुपए के मूल्य से 2 पंखे बेचता है, यानी दोनों के सेलिंग प्राइस जो है वो बराबर है। ऐसा करके वह एक पंखे पर 20% का लाभ कमाता है और दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है, तो कुल मिलाकर उसे कितनी हानि हुई, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। कुल मिला के उसे कितने की हानि हुई वो आपसे ये पूछना चाह रहा है बच्चे। ठीक है, देखिए। अच्छा, एक बात बताइए, 20% के लाभ का मतलब क्या है? तो 20% के लाभ का मतलब होता है 1/5। हाँ या ना? तो आप कहेंगे पहला सामान 5 का खरीद के 6 का बेचा होगा, क्योंकि 20% का प्रॉफिट हुआ है। दूसरा 20% की हानि पर, यानी 5 का सामान 1 के घाटे पर 4 का बेचा होगा। उसने कहा है दोनों के विक्रय मूल्य समान है, तो मेरे भाई दोनों के विक्रय मूल्य समान कर दो। यहां 2 की गुणा, यहां 3 की गुणा, यहां 2 की गुणा, यहां 3 की गुणा, यानी कि 15 और 10 क्या टोटल माल 25 का खरीदा है। 6 दूनी 12 और 12 क्या टोटल माल 24 का बेचा है। मेरे भाई घाटा कितने का हो जाएगा? घाटा 1 का हो जाएगा। उसने कहा है प्रत्येक 480 रुपए में बेचता है, यानी कि 12 पार्ट की वैल्यू 480 दी हुई है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40, और उसने एक ही पार्ट की वैल्यू पूछी है, यानी 40 रुपए का घाटा हो जाएगा। 40 रुपए का घाटा हो जाएगा मेरे भाई, 40 रुपए का घाटा। कुल मिलाकर उसे कितनी हानि हुई है? टोटल हानि पूछ रहा है, टोटल हानि वो आपसे पूछ रहा है, कुल मिलाकर उसे कितने रुपए की हानि हुई है। तो बहुत सारे बच्चे इसमें 20 आंसर दे रहे थे, 20 नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा सोच समझ के देना इस क्वेश्चन का आंसर, है ना भाई? मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इस क्वेश्चन को, मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सब कुछ विजिबल है। पीबीए और पीडीसी 2 छेदक रेखाएं हैं। पीबीए और पीडीसी 2 सेकेंट हैं। एडीओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है, ये एडी जो है ये डायमीटर दिया हुआ है। एंगल ए जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। एंगल पी जो है वो 20 डिग्री दिया हुआ है। एंगल डीबीसी का मान पूछा है, यानी डीबीसी ये वाला एंगल आप लोगों से पूछा जा रहा है। फटाफट बताइए भाई, ये वाला एंगल कितना होगा? थोड़ा सा सोच के बताइए, ये वाला एंगल कितना हो पाएगा? फटाफट मुझे बताएंगे ये वाला एंगल दोस्त कितना होगा। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस कोड को लेता हूं, इस वाली कोड को, इस कोड को, तो यही कोड यहां पे 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो यही कोड यहां पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 30 डिग्री का। ये वाला एंगल जो है वो 30 हो जाएगा। आपने कहा जी बात तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक बात मुझे बताएंगे, अगर ये डायमीटर है, अगर ये डायमीटर है तो डायमीटर वृत्त की परिधि पर कितने डिग्री का कोण बनाता है? डायमीटर वृत्त की परिधि पर कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो आप कहेंगे ये वाला एंगल 90 होगा, और ये वाला एंगल 90 होगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये भी 90 हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा।
अच्छा एक बात बताइएगा मुझे, बहुत छोटी सी बात पूछ रहा हूं, अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर आपसे पूछता हूं, इस ट्राइंगल के अंदर मैं आपसे पूछता हूं, इस ट्राइंगल के अंदर थोड़ा सा ध्यान से देखना, इस ट्राइंगल के अंदर तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? आप कहेंगे 180। ये कितना हो चुका है? 30 हो चुका है। ये कितना हो चुका है? ये 20 हो चुका है। 30 और 20 50 हो चुका है। बचा कितना? 130। 130 में अगर ये 90 हो गया तो ये कितना होगा? आप कहेंगे 40। और यही आपसे पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आपने कहा नो दिक्कत, आगे बढ़िए। एक बहुत छुटकू सा क्वेश्चन भाई साहब, बहुत छुटकू सा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ नहीं जाते, ऐसे क्वेश्चन कम से कम 5-6 आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज जो है वो 40 रुपए है, अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपए है तो क्या प्रत्येक वर्ष का 20-20 रुपए हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज 56 रुपए है, तो मुझे यह बताइए कि क्या चक्रवृद्धि ब्याज 56 रुपए है तो 20 और 20 40 और 16 यहां 56 हो जाएगा। यानी अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछूं तो 16 रुपए ब्याज लगता है, किस पर? 20 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 80% की आ जाएगी। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट 80% आ चुका है? क्या उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था? नहीं जी, उसने तो मूलधन पूछा है। तो मूलधन में क्या ही दिक्कत है मेरे भाई? 2 साल का ब्याज कितना है? 40 है। प्रिंसिपल पूछा गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 80% है, टाइम 2 साल है, बटे में 100 है। 20 चौक 80, 20 पंजे 100 हो जाएगा। 4 दूनी 8 पंजे 40 हो जाएगा। तो मूलधन कितना हो जाएगा? 25 रुपए मूलधन हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे 25 रुपए जो है वो मूलधन हो जाएगा। आगे बढ़ जाए तो आप कहेंगे बढ़ो जी आगे। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? अलजेब्रा का एक आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दिया हुआ है और नीचे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आप लोगों से पूछी है। जब भी मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन आ जाए, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप लोग सबकी वैल्यू 1 1 रख दीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। क्या लेफ्ट हैंड साइड 3 आ चुकी है? 1 इंटू 1 1 आएगा, 1 इंटू 1 1 आएगा, 1 इंटू 1 1 आएगा। क्या ये भी 3 आ चुकी है? इक्वेशन वेरीफाई कर चुकी है बच्चे, ठीक है। यानी यहां सबकी वैल्यू 1 रखेंगे तो 17 और 9 26, 26 और 16 42 हो जाएगा। यहां सबकी वैल्यू 1 रखेंगे तो 8 और 6 14, 14 और 10 24 हो जाएगा। तो मेरे भाई 2 से काटेंगे 21 बार, 2 से काटेंगे 12 बार, 3 से काटेंगे 7 बार, 3 से काटेंगे 4 बार, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। यानी क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा? 1.75। आप चाहें जो वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन आपको लेनी तीनों वैल्यूज बराबर होंगी, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर जो है वो 1.75 आ जाएगा। CHSL टीयर 2 2024 में मेरे भाई आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। आराम से सोचिएगा, समझिएगा, जो चीज लग सकती है उसे लगाइए और फटाफट आंसर बताइए। बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? सोच समझ के आंसर देना मेरे भाई। क्वेश्चन आसान जरूर है। निकलती है प्लीज सुना दी। सर जी 16% कहां से निकलती है? 16% कौन सी आ गई? 16% कहां आ चुकी है मेरे भाई? पता नहीं कहां से कह रहे हो। चलिए बेटा, माइक कितना दूर करूं? माइक दूर कर तो दिया, ये लो, ऐसे कर दूं क्या माइक को? चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्त, यहां एक वस्तु का अंकित मूल्य 2800 रुपए है। इसे 3 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य है। देखने में क्वेश्चन बड़ा आसान है। मैंने कहा था यही क्वेश्चन आसान बन जाएगा अगर कैलकुलेशन नहीं होगी, और यही क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा अगर कैलकुलेशन होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर उसने अंकित मूल्य 2800 रुपए दिया है, कॉन्सेप्ट सेम लगेगा इसमें। पहला डिस्काउंट 15% का है। 15% मतलब 3/20, यानी 20 पर 3 का डिस्काउंट मिलेगा तो 17 का बेचा जाएगा। 8% मतलब 2/25, 25 पे 2 का डिस्काउंट मिलेगा तो 23 का बेचा जाएगा।
और 5% मतलब 1/20, 20 पर 1 का डिस्काउंट मिलेगा तो 19 का बेचा जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए आपने, कट गई। अब देखिए 25 दूनी 50 दूनी 100, गलती मत करना काटने की। नीचे 100 है तो पॉइंट के बाद 2 जीरो, पॉइंट के बाद 2 अंक आएंगे, सब में ही पॉइंट के बाद 2 अंक है। यूनिट डिजिट देखिए 8 सत्ते 56 को 6, 6 तिया 18 को 8, 8 नाम 72 को 2। पीछे जो आएगी यूनिट डिजिट 2 आएगी और 2 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। 2 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो मैं डायरेक्टली दूंगा। बताइए एनटीपीसी सीबीटी 1 24 जून 2025 में पूछा गया है। क्वेश्चन ने कहा है 4 कुर्सी और 4 मेजों की कीमत जो है वो 7,000 है मेरे भाई। 4 कुर्सी और 4 मेज, 4 कुर्सी 4 कॉमन ले लो, चेयर और मेज की बात मैं कर रहा हूं मेरे भाई। वो कितनी दी हुई है? वो 7,000 आप लोगों को दी हुई है। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, यानी 1 कुर्सी और 1 मेज की कीमत 1750 आ गई। आगे बढ़ते हैं। 6 कुर्सी और 5 मेजों की कीमत जो है वो 8800 है। 6 कुर्सी हैं और 5 मेजों की कीमत जो है वो 8800 आप लोगों को दिए हुई है। 2 इक्वेशन है, 2 ही वेरिएबल है मेरे भाई। एक काम करिए, इसमें 6 की गुणा कर दीजिए, 6 कुर्सी हो जाएंगी, 6 ही मेज हो जाएंगी मेरे भाई। और 6 की गुणा करेंगे तो 6 0 0, 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 7 छिंग 42, 3 45 को 5 हासिल 4, ये 10,500 हो जाएगा। घटा दीजिए मेरे भाई, नीचे वाली में से ऊपर वाली घटाएंगे, एक मेज की कीमत आ जाएगी। यहां देखेंगे 0 0, 15 में से 8 गए 7, 1700 रुपए एक मेज की कीमत आ जाएगी। एक मेज की कीमत 1700 है तो एक कुर्सी की कीमत 50 आ जाएगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 कुर्सी, यानी एक कुर्सी 50 रुपए की तो 16 कुर्सी 800 रुपए की हो जाएंगी। और 2 मेज, एक मेज 1700 की तो 2 मेज 3400 की हो जाएंगी। यानी क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब मेरे भाई 4200 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब 4200 हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़िएगा। ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है आप लोगों से, मतलब आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं और उसमें मीन प्रोपोर्शनल या फोर्थ प्रोपोर्शनल या फर्स्ट प्रोपोर्शनल या फिर आप लोगों का थर्ड प्रोपोर्शनल से अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मेरे प्यारे दोस्त फिर वो पेपर जो है वो अधूरा सा माना जाता है। फिर वो पेपर जो है वो अधूरा सा माना जाता है मेरे भाई। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए 1.21 और 0.09 के मध्यानुपाती, क्या मुझे बता सकते हैं डायरेक्ट? 121 का मध्यानुपाती 11 आता है मेरे भाई, 9 का वर्गमूल 3 आएगा और पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 4 अंक हो जाएंगे, उसका वर्गमूल जो है वो 100 आ जाएगा। 0.16 का वर्गमूल 4 आएगा, 36 का वर्गमूल 6 आएगा और पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो मेरे भाई वर्गमूल के बाहर 100 आ जाएगा। इन दोनों का रेशो पूछना चाह रहा है, इन दोनों का रेशो पूछना है तो भैया 33/24 यानी 3 दूनी 6, 11/8 हो जाएगा। कितने बच्चों का जवाब 11/8 हो चुका है? ये CGL 2024 में आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आवर्त दशमलव का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आवर्त दशमलव का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा 16% नहीं था, वो 56 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज था, जिसमें से 40 रुपए आपका साधारण ब्याज है। तो मेरे भाई 16 रुपए जो बचा वो आपका दूसरे वर्ष का ब्याज हो जाएगा। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 9 देख लें, कौन सा है भाई? 9 बेटा 25 ये है, 2 और 2 4 ये है, 100 ही तो आ रहा है नीचे, देखना क्या है इसमें। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ने कहा है भाई साहब ये आप लोग जानते हैं 312 में से 3 जाएगा तो 309 बचेगा और 2 अंकों के पर क्या है? बार है, 1 अंक पर बार नहीं है तो 990 आएगा, प्लस 415 में से 4 जाएगा तो 411 बचेगा
और यहां 2 अंकों पर बार है, 1 अंक पर बार नहीं है, प्लस 1 अंक पे 309 में से 30 जाएगा तो 70 और 9 279 बचेगा मेरे भाई। और मेरे प्यारे दोस्त 1 अंक पर बार है, 2 अंकों पर बार नहीं है। अब यहां से आपको सॉल्व करनी है चीजें। तो आप जानते हैं कि इन सब का एलसीएम 9900 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई यहां 10 की गुणा होगी 3090 हो जाएगा, यहां 10 की गुणा होगी 4110 हो जाएगा, और यहां 11 की गुणा 11 निम्मा 99 को 9 हासिल 9, 11 सत्ते 77 और 9 86, 86 को 6 हासिल 8, 11 दूनी 22 और 8 30 हो जाएगा। आपने देखा जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो 9 और 1 10 और 6 16 को 6 हासिल 1, 1 और 1 2 हो जाएगा मेरे भाई, 4 और 3 7 3 10 हो जाएगा। यानी अब आप इसे काट लीजिए। एक चीज आप लोग देख रहे होंगे कि सबके बटे में 1100 आ रहा है, यानी ये 9 से कहीं ना कहीं कट रहा होगा, ये तो 1100 हो जाएगा। 9 एकम 9 1 बचेगा, 9 एकम 9 3 बचेंगे, 9 चौक 36, 9 एकम 9, यानी आंसर कितना हो जाएगा 1141 बटे 1100 हो जाएगा। 1141 बटे 1141 बटे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 एनटीपीसी में पूछा गया है, पहले भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। हर कोई इस क्वेश्चन को जरूर कराता है ना, हर कोई इस क्वेश्चन को जरूर कराता है, पहले भी ये आपसे पूछा गया है। फटाफट बताएंगे क्या होगा बेटा। उसका यही तरीका है, उसका यही तरीका है। क्वेश्चन को जब हमारे सामने रिकरिंग डेसिमल आ जाती है तो मेरे भाई उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सेम करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोगों को देखना पड़ेगा क्योंकि कटेगा डिनोमिनेटर। क्वेश्चन ने कहा है चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल जो है वो 299 सेंटीमीटर है। ये चतुर्भुज है, इसका पूरे का क्षेत्रफल जो है वो 299 सेंटीमीटर आप लोगों को दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। शीर्ष बी और डी से विकर्ण एसी पर, विकर्ण ए बी, अच्छा ये सी आएगा, ए बी सी डी, एसी पर विकर्ण एसी पर डाले गए लंबों की लंबाई, एक बी से लंब डाला गया है, एक डी से लंब डाला गया है। इसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर दी गई है ना, और इसकी लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर दी गई है। आप लोग जानते हैं इस वाले ट्राइंगल का एरिया 1/2, एसी आप लोग कॉमन ले लेंगे है ना, इसके परपेंडिकुलर को और इसके परपेंडिकुलर को जोड़ दीजिए, 11 और 22 कितना हो, 11 और 12 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। क्या ये पूरे का एरिया आ जाएगा, और पूरे का एरिया कितना दिया है 299 दिया हुआ है, तो 23 से काटेंगे, 23 से कम 23, 23 दिया 69 हो जाएगा। ये 2 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो एसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, एसी की लंबाई जो है वो आपसे पूछी गई है, तो एसी की लंबाई हो जाएगी 26। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे बताइएगा। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आज एक ऐसा प्रैक्टिस सेट है जो हूबहू बिल्कुल ऐसा डिजाइन किया गया है, ऐसा डिजाइन किया गया है जैसा आपको पेपर में देखने को मिलेगा। 1-2 क्वेश्चन अच्छे भी रखे गए हैं जो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही हैं, और बाकी पेपर जो है वो इजी भी रखा गया है, 1-2 क्वेश्चन मॉडरेट भी रखे गए हैं। ठीक है, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी तय करता है और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। यदि उसके द्वारा कुल समय 3 घंटे 45 मिनट है तो तय की गई कुल दूरी वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आप लोगों को इसका एक तरीका बताया था। वैसे तो इस क्वेश्चन को आप रेशियो मेथड से कर सकते हैं, लेकिन रेशियो मेथड की आवश्यकता ही नहीं है, आप जो है वो डिस्टेंस डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सबसे पहले एवरेज स्पीड निकाल लीजिए। 2 बराबर दूरी है, जब 2 बराबर दूरी होती है तो एवरेज स्पीड क्या होती है 2 इंटू, पहली चाल कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों का योग है 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। एवरेज स्पीड की मल्टीप्लाई टोटल टाइम में कर देंगे। 3 घंटे 45 मिनट का मतलब क्या होता है 45/60, 15 तिया 45, 15 चौका 60, यानी कि 15/4 हो जाएगा, हो जाएगा। तो आप यहां से काटापीटी मचाइए, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 4 तिया 12 होगा मेरे भाई, 4 दूनी 8 होगा,
3 दूनी 6 तिया 18 दूनी 36 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अच्छा, अगर उसने एक तरफ की दूरी पूछी होती तो हम इस 2 को नहीं लगा रहे होते। अगर उसने एक तरफ की दूरी पूछी होती कि भाई साहब एक तरफ की दूरी बताइए, कुल नहीं लगाया होता तो हम इस 2 को फिर नहीं लगा रहे होते। यही थोड़ा सा हम लोगों से सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टिग्नोमेट्री। बताइए क्या दिमाग में आ रहा है टिग्नोमेट्री को देख के मेरे प्यारे दोस्त? टिग्नोमेट्री को देख के क्या दिमाग में आ रहा है? क्या कोई बताएगा मुझे टिग्नोमेट्री को देख के क्या दिमाग में आ रहा है? देखिए, साइन थीटा क्या, टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। सेक थीटा क्या होता है? 1 कॉस थीटा। तो मेरे भाई क्या मैं कॉस थीटा एलसीएम ले सकता हूं? आपने कहा बिल्कुल ले सकते हो। यहां पहले से ही साइन थीटा है, ये 1 कॉस थीटा था तो यहां 1 आ जाएगा, यहां कुछ भी नहीं था तो यहां कॉस थीटा की मल्टीप्लाई हो जाएगी। नीचे आइए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा 1 कॉस थीटा, फिर से कॉस थीटा एलसीएम ले दीजिए। यहां क्या बचेगा? यहां साइन थीटा बच जाएगा, यहां क्या बचेगा? 1 बच जाएगा और यहां कॉस थीटा बच जाएगा। ये कट जाएगा। क्या आप एक आइडेंटिटी जानते हैं? कौन सी आइडेंटिटी? अगर मैं आप लोगों से यह कहता हूं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और नीचे मैं आप लोगों को दे देता हूं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, तो क्या इसका रिजल्ट आप लोग जानते हैं क्या होता है? इसका रिजल्ट आप लोग जानते हैं क्या होता है? फटाफट मुझे बताइए क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे इसका रिजल्ट जो होता है वो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? तो आप कहेंगे इसका रिजल्ट जो होता है, इसका रिजल्ट जो होता, अच्छा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है। क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त? इसका रिजल्ट जो है वो सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाता है। अगर ये माइनस ना लग के यहां प्लस आ जाता है, यहां माइनस आ जाता है, यहां माइनस आ जाता है, यहां प्लस आ जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है, तो वो सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाता है। तो क्या ये बात समझ में आई? इसका मतलब ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा मेरे प्यारे दोस्त लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्त अब देख लीजिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा कहां लिखा हुआ है? 1 साइन थीटा कोसेक थीटा, 1 टेन थीटा कोट थीटा, 1 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा यही लिखा हुआ है मेरे भाई। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ गई। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी होगी, कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी होगी जिससे दो ऑप्शन मैच ना करें। वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, टाइम लग जाएगा आप लोगों को। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने है। क्या कहना चाहता है मेरे भाई? जल्दी से बताइए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 760 पक्का? 759 भी है ऑप्शन में। वाह, गजब कर दिया आप लोगों ने। 8 × 95। अच्छा ये बताइए 47 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, क्या मुझे आप लोग बता सकते हो? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है? n यानी 47, n + 1 यानी कि 50, 2n + 1, 47 दूनी 94 और 1 95, 22। क्या ये योग होता है? और योग को जितनी संख्या है उनसे डिवाइड कर दिया जाता है तो औसत निकल के आ जाएगा। 47 से 47 कट गया, 2 से कटेगा 25 बार है, नहीं 48 होगा ना, n + 1 बेटा ये 48 होगा। गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, ब्लंडर हो गया भाई साहब। योग का फॉर्मूला n × n + 1 × 2n + 1, 94 और 1 95 हो जाएगा, बटे में 6 ये योग हो जाएगा और इसे 47 से डिवाइड कर देंगे तो ये औसत हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अगर यहां से देखें तो 6 × 8 = 48 हो जाएगा, 47 से 47 कट गया, 8 × 5 = 40 को 0 हासिल लगे 4, 9 × 8 = 72 और 4 = 60 हो जाएगा। 9 × 8 = 72 और 4 = 76 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? आंसर जो है वो 760 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है।
CGL 2024 में आपसे पूछा गया है, NTPC CBT 1 में आप लोगों से पूछा गया है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मुझे बताइए क्या होगा, सोच समझ के आंसर देना, सोच समझ के आप लोगों को आंसर देना है कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, थोड़ा सा सोच के बताइए क्या होगा। पॉलीगन का क्वेश्चन आया है, एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फटाफट बताइए क्या होगा। 125 पक्का, सभी 125 दे रहे हैं। अच्छा, बाहरी कोणों का योग कितना होता है? 360। एक सम बहुभुज के लिए अंतः कोणों का योगफल जो होता है, अंतः कोणों का योगफल का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्त, अगर इंटीरियर एंगल्स का सम पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है ये, बाहरी कोणों के योगफल से 100% अधिक है। बाहरी कोणों का योगफल जो होता है वो 360 होता है, इससे 100% अधिक यानी 360 ही अधिक, क्या 720 हो जाएगा? क्या 720 हो जाएगा? जो आंतरिक कोणों का योग जो है वो बाहरी कोणों के योगफल से 100% अधिक है। तो अगर बाहरी कोणों का योग जो है, एक्सटर्नल एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्री होता है, तो क्या मेरे प्यारे दोस्त उससे 100% अधिक, क्या मेरे भाई 720 हो जाएगा? क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम मेरे भाई। 180 से काट लेंगे 4 बार, यानी भुजाओं की संख्या 6 आ जाएगी। और उसने हमसे पूछा है बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप ये है, तो प्रत्येक अंतः कोण निकालना है। तो प्रत्येक अंतः कोण की वैल्यू क्या है? और या फिर कुछ भी मत करिए ना, कुछ भी मत करिए, प्रत्येक अंतः कोण पूछ रहा है तो इतना सब कुछ करने की आवश्यकता क्यों आ गई है मेरे प्यारे दोस्त? जब उसने ये कह दिया कि उसके जो बाहरी कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग जो है वो बाहरी कोणों के योग से 100% ज्यादा है, तो बाहरी कोणों का योग 360 होता है, उससे 100% ज्यादा ये हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है प्रत्येक आंतरिक कोण, सभी कोणों का योग तो 720 दिया हुआ है, प्रत्येक आंतरिक कोण वो आपसे पूछना चाह रहा है, एक की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से देखेंगे कि कितना बैठ रहा है भैया, इसमें भुजाओं की संख्या 6 बैठ रही है। यदि मैं सभी कोणों के योग को 6 से डिवाइड कर दूं तो प्रत्येक आंतरिक कोण मेरे सामने आ जाएगा, 120 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 720 कैसे आया? ऐसे आया, उसने कहा है बाहरी कोणों के योगफल से 100% अधिक है। किसी भी पॉलीगन के बाहरी कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री अधिक है, 360 होता है। अगर इसका 100% निकालूंगा तो वो भी 360 आएगा। तो मेरे भाई इससे 360 ज्यादा है, यानी सभी आंतरिक कोणों का योग 720 है। अब भुजाएं कितनी है? तो यहां से n की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी भुजाओं की संख्या 6 है, यानी हेक्सागन की बात हो रही है। तो उसने प्रत्येक आंतरिक कोण आपसे पूछा है, तो अगर 720 को 6 से डिवाइड कर दोगे तो प्रत्येक आंतरिक कोण की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ चुकी है। ठीक है जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट बताइए, फटाफट बताइए। ये तो बहुत छोटू सा क्वेश्चन है, बस ये दिखाने की कोशिश की है कि सिलेक्शन पोस्ट में भाई पूछा गया है। बहुत छोटू सा क्वेश्चन, करने का मन भी नहीं होगा आपका। एक परीक्षा में पासिंग प्रतिशत 35% है, यानी पास होने के लिए 35% अंक जरूरी है। यदि 210 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 14 अंकों से फेल हो जाता है, अगर ये व्यक्ति 14 अंक और ले आता तो क्या ये व्यक्ति पास हो जाता? बिल्कुल पास हो जाता। और पास हो जाता तो क्या ये 35% नंबर ले आता? बिल्कुल ले आता मेरे भाई। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है? परीक्षा के अधिकतम अंक। अगर 35% की वैल्यू ये है तो 1% की ये, तो उसने 100% की वैल्यू आपसे पूछी है। 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से काटेंगे 7 बार, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 32 दूनी 64, यानी 640 हो जाएगा। छुटकू क्वेश्चन था, इसे करने के बाद मतलब खुश होने की आवश्यकता नहीं है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कितने वर्षों में 5,000 रुपए की धनराशि पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर प्राप्त ब्याज
8,000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2.5 वर्ष में प्राप्त ब्याज के बराबर हो जाएगा। क्या मुझे आप बता सकते हैं कि 8% के हिसाब से 2.5 साल का ब्याज कितना होगा? 1 साल का 8% तो 2 साल का 16%, आधे साल का 4% यानी 20% ब्याज बैठेगा 2.5 साल का। अगर 20% ब्याज है 2.5 साल का तो यहां 20% निकाल देंगे, क्या 1,600 रुपए बैठेगा 2.5 साल का ब्याज? ये कह रहा है 5,000 रुपए पर 4% के हिसाब से कितने साल में 1,600 रुपए ब्याज बैठेगा? 1 साल में 4% यानी 1 साल में 200 रुपए ब्याज बैठ रहा है 4%, तो 1,600 रुपए ब्याज कितने साल में बैठेगा? तो आप कहेंगे 8 साल में। 1,600 रुपए ब्याज कितने साल में बैठेगा? तो आप कहेंगे 8 साल में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। एक बेहद आसान क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक बेहद आसान क्वेश्चन। कुछ बच्चे 5 भी आंसर दे रहे हैं, 5 नहीं होगा मेरे भाई, क्वेश्चन का जवाब जो है वो 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक एक्सप्रेशन आप लोगों को दिया हुआ है और आपसे x³ + 1/x³ की वैल्यू पूछी है। मेरे प्यारे दोस्त, ये एक्सप्रेशन आप लोगों को दिया हुआ है। आप एक काम करिएगा, यहां से 7 कॉमन ले लीजिएगा। यहां देखेंगे, अच्छा मैं आपसे कहूं यहां से 7x कॉमन ले लीजिए, तो यहां कितना बचने वाला है? x बचने वाला है। यहां से 7 कॉमन आ गया तो 1 आ जाएगा। यहां x नहीं है तो x नीचे चला जाएगा। यहां देखेंगे प्लस का 5x है तो इसको इधर उठा के ले आइए, माइनस का 5x हो जाएगा। क्या मैं x से x को उड़ा सकता हूं? ये 7 गुणा में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अगर आपके पास x + 1/x की वैल्यू है और आप लोगों से x³ + 1/x³ की वैल्यू पूछी जा रही है, तो मेरे प्यारे दोस्त आपको इसका क्यूब करना पड़ेगा। और अगर प्लस में वैल्यू पूछ रहा है तो आपको माइनस करना होगा इसका 3 गुना, इसका 3 गुना यानी 15/7 माइनस करना होगा। अगर यहां से देखें माइनस माइनस प्लस, 15/7 में से आपको क्या करना होगा? 5 का क्यूब 125 होता है और 7 का क्यूब 343 होता है। नीचे 343 आएगा, ये जवाब नहीं होगा, ये जवाब नहीं होगा। अभी इन दोनों में से कोई जवाब होगा। नीचे 343 आएगा मेरे भाई, 49 की गुणा करेंगे यहां पे, 15 निम्मा 135 को 5 हासिल लगे 13, 15 चौका 60 और 13 73। यहां 125 आएगा और आप देखेंगे 735 में से 125 जाएगा तो 610 बचेगा। 610/343 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 610/343 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये चीज आप लोग जानते हैं। ये देखिए, इलेक्शन का एक क्वेश्चन आपके सामने है, इलेक्शन का एक क्वेश्चन आपके सामने है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए। 15/7 जो है वो कहां से आया? 15/7 कहां से आया? 5/7 है। और मेरे भाई अगर मैं आपसे कहूं इसका क्यूब निकालना है तो इसके क्यूब में से इसका 3 गुना घटाओगे, इसका 3 गुना 15/7 होता है। बताइए जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहना चाह रहा है? पी, आर और एस के बीच एक चुनाव में डाले गए कुल मतों में से 1/10 मत अमान्य है। यानी अगर टोटल 10 मत डाले गए हैं, टोटल 10 मत डाले गए हैं, मत डाले गए हैं मेरे भाई, तो उसमें से 1 वोट जो है वो खराब है, अमान्य है यानी खराब है। 3 कैंडिडेट है मैदान में, पी है, एक आर है, एक एस है। आर और एस के पक्ष में डाले गए मत कुल डाले गए मतों के आधे हैं, कुल डाले गए मतों के आधे हैं, 10 का आधा यानी इन दोनों को 5 वोट मिलते हैं। और उन्हें बराबर मत मिलते हैं, यानी आर को भी 2.5 मत मिलते हैं और इसको भी 2.5 मत मिलते हैं। बहुत बढ़िया। मशीन में खराबी के कारण एस के आधे मत और अमान्य मतों के आधे अतिरिक्त रूप से आर के पक्ष में गिने जाते हैं। एस के आधे मत, एस के टोटल वोट थे 2.5, इसका आधा हो जाएगा 1.25 और अमान्य मत था 1, इसका आधा हो जाएगा 0.5। ये भी आर में ही काउंट हो जाते हैं। 5 और 2 7 और 5 12 को 2 हासिल 1 यानी 4.25 वोट जो है वो आर को मिल जाते हैं।
गलती के कारण आर द्वारा प्राप्त मतों का कुल प्रतिशत कितना है मेरे भाई? तो मेरे प्यारे दोस्त 4.25 वोट मिले, कितने में से? टोटल 10 में से, तो 100 में से कितना हो जाएगा? यानी कि आर को जो वोट मिले हैं वो 42.5% मिले हैं। आर को जो वोट मिले हैं वो कितने मिले हैं? तो आप कहेंगे 42.5% वोट मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, जल्दी से मुझे जवाब दीजिए मेरे भाई। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? एबीसी की मासिक आय जो है वो 2:9:3 के अनुपात में है। एबीसी 3 व्यक्ति दिए हुए हैं, इनकी इनकम का रेशो दिया हुआ है 2, 9 और 3। उनके खर्च 3:9:5 के अनुपात में है, एक्सपेंडिचर जो है वो 3:9:5 के अनुपात में है। यदि ए की बचत उसकी कुल आय की आधी है, उसने क्या कहा है? ए की बचत उसकी कुल आय की आधी है, तो मेरे भाई यहां से बचत कैसे निकालेंगे? इसे मान लेते हैं हम लोग, इनकी इनकम मान लेते हैं, ये इनका एक्सपेंडिचर मान लेते हैं। अगर इसकी इनकम में से इसकी एक्सपेंडिचर को घटा दूंगा तो इसकी बचत आ जाएगी, और इसकी बचत जो है इसकी आय की आधी है, यानी 2x की आधी x हो जाएगी, यानी x की वैल्यू 3y हो जाएगी मेरे भाई। x और y का रेशो 3/1 हो जाएगा, यानी ऊपर वाले में 3 की गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, ऊपर वाले में 3 की गुणा करेंगे 27 हो जाएगा, और ऊपर वाले में 3 की गुणा करेंगे 9 हो जाएगा। अगर नीचे वाले में 1 की गुणा कर रहे हैं तो ये 3 ही रहेगा, ये 9 ही रहेगा, ये 5 ही रहेगा। इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे, इसकी सेविंग आएगी। इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे, इसकी सेविंग आएगी, और इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे, इसकी सेविंग आएगी। यानी आंसर क्या आ जाएगी? अगर उनका बचत का रेशो पूछा जाएगा तो 3, 18, 4 आ जाएगा। अगर उनकी बचत का रेशो पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3, 18, 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये तो बहुत आसान है, इसका तो डायरेक्ट रिजल्ट आप लोगों को याद होगा। इसका तो डायरेक्ट रिजल्ट आप लोगों को याद होगा। कैसे करते हैं? अगर मैं इसे देखूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। क्या ये जो होता है इसका रिजल्ट आप लोग जानते हैं कि sec a + tan a होता है? क्या इसका रिजल्ट आप लोग जानते हैं कि sec a + tan a होता है? कैसे आता है? रेशनलाइजेशन कर लेना, 1 + sin a की गुणा ऊपर, 1 + sin a की गुणा नीचे कर लेना मेरे भाई। ठीक है, अगर मैं इसका रिजल्ट पूछूं तो इसका रिजल्ट आएगा sec a - tan a आएगा। इसका रिजल्ट जो आएगा वो sec a - tan a आएगा। यहां से देखेंगे tan a से tan a कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 2 sec a आएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 2 sec a आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट। ये CHSL 2024 में पूछा गया है। CHSL 2024 में आप लोगों से पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन ने क्या कहा है? 428 पेज की एक पुस्तक को क्रमांकित करने के लिए आवश्यक अंकों की संख्या कितनी है? यानी कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी अगर हम 428 तक नंबरिंग करना चाहते हैं। मेरे प्यारे दोस्त मुझे यह बताइएगा, अगर 1 से लेके 9 तक की नंबरिंग करते हैं तो कितने अंकों की जरूरत होगी? 9 अंकों की। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि 10 से लेके 99 तक कितने अंकों की जरूरत होगी, तो आप कहेंगे कि मेरे भाई 180 अंकों की जरूरत होगी या नहीं? हो जाएगी। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं मेरे भाई 99 तक हो चुके हैं, अब कितने बचे? तो आप कहेंगे जी 100 से लेके 428 तक। 100 से लेके 428 तक टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी मेरे भाई? 329 संख्या हो जाएंगी। हर संख्या को लिखने के लिए 3 अंकों की जरूरत होगी, तो 329 संख्या को लिखने के लिए 987 अंकों की जरूरत हो जाएगी। अब मेरे प्यारे दोस्त वो टोटल अंक आपसे पूछना चाह रहा है। 9 और 7 16 को 6 हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 8 17 को 7 हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11, यानी टोटल कितने अंकों की जरूरत होगी? तो आप कहेंगे 1176 अंकों की जरूरत होगी। 1176 अंकों की जरूरत होगी। चौथा प्रैक्टिस सेट है, हो सकता है इसमें बहुत सारी चीजें आसान हो। कल भी प्रैक्टिस सेट था, परसों भी प्रैक्टिस सेट था, थोड़ा सा अच्छा था। मेरे भाई हम लोग PhD बाद में कर लेंगे,
हम लोग जो है ये चीज बाद में देख लेंगे कि मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन कर ले, अभी हमें पेपर पास करना है। ठीक है, तो पेपर पास करना है तो मेरे भाई उसी हिसाब से हमें चलना पड़ेगा जिस हिसाब से पिछले कुछ सालों में पेपर पूछा गया। और फिर मैं कहता हूं कि कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से आसान भी पूछे जाएंगे, कुछ क्वेश्चन से मॉडरेट भी पूछे जाएंगे। तो अभी 26 प्रैक्टिस सेट बच रहे हैं ना, 26 प्रैक्टिस सेट बच रहे हैं ना, तो काहे इतना परेशान हो रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 सीजीएल टीयर 2 2023 में आपसे पूछा गया है। सीजीएल टीयर 2 2023 में आपसे पूछा गया है। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए 24 रूट 3 फुट ऊंचे एक सीधे खड़े खंबे के शिखर से एक सीधी खड़ी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। यह सीधा खड़ा खंबा है, यह सीधी खड़ी मीनार है मेरे भाई। इस खंबे की जो लंबाई दे रखी है ऊंचाई 24 रूट 3 फीट है। शिखर से एक सीधी खड़ी मीनार के उन्नयन कोण जो दे रखा है ये कितने डिग्री दे रखा है 60 डिग्री। ये भी 24 रूट 3 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यदि खंबे का आधार मीनार के आधार से 60 फीट है, ये 60 फीट है तो ये भी 60 फीट हो जाएगा। 60 डिग्री के केस में आप जानते हैं कि ये 60 है तो ये इसका रूट 3 टाइम्स हो जाएगा, ये 60 रूट 3 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, दोनों लंबाइयों को जोड़ दो, 60 और 24 84 रूट 3 हो जाएगा। 60 और 24 कितना हो जाएगा 84 रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। आपने ये बना लिया एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। AB जो है वो 28 दिया हुआ है, ये A, ये B और ये C है। AB जो है वो 28 आप लोगों को दिया हुआ है और BC जो है वो 96 आप लोगों को दिया हुआ है। जब आप इसे देखेंगे तो ये 7 और 4 लिखा जाएगा। जब आप इसे देखेंगे तो ये लिखा जाएगा 4 और 24 लिखा जाएगा। आप देखेंगे 4 यहां भी है, 4 यहां भी है तो 4 यहां भी आएगा। 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है तो ये वाली साइड 100 आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने मुझसे कहा है कि त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी बाहर बने वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है। जब भी बाहर बने वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो रेडियस की जरूरत पड़ेगी। रेडियस जो होता है वो मेरे भाई इसका आधा यानी 100 का आधा रेडियस कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। पाई की वैल्यू 3.14 दी गई है। पाई आर स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा। तो 2 जीरो से तो ये पॉइंट कट जाएगा। 25 चौका 100 को 0 हासिल लगे 10, 25 से कम 25 और 10 35 को 5 हासिल लगे 3, 25 दिया 75 और 3 78 हो जाएगा। यानी कि बाहर बने वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे मेरे भाई 7850 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक छुटकू सा क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, जल्दी से मुझे बताइएगा। पी और क्यू एक ही बिंदु से एक वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में दौड़ना शुरू करते हैं। उनकी चाल क्रम से ये दी गई है। यदि ट्रैक की लंबाई 1620 मीटर है तो वे कितने समय बाद मिलेंगे? कोई दिक्कत ही नहीं है। ट्रैक की लंबाई कितनी दे रखी है 1620, और अगर वो विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगा। ये 10 मीटर पर सेकंड, ये 8 मीटर पर सेकंड, तो यहां हो जाएगा 18 मीटर पर सेकंड। तो मेरे प्यारे दोस्त 18 निम्मा 162 होते हैं, यानी 90 सेकंड बाद वो पहली बार मिलेंगे। यहां से भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उन सारे टाइप के क्वेश्चंस को मैं धीरे धीरे ले आऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आईबी में पूछा गया क्वेश्चन था, आईबी एसीआईओ में पूछा गया क्वेश्चन है 2024 में मेरे भाई। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 या तो आपने पहले किया होगा
और नहीं किया है तो फिर मुझे जवाब दीजिए, आराम से सॉल्व करके मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए 35 पुरुष और 49 महिलाएं एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 84 दिन में कर सकते हैं, जबकि 48 पुरुष और 84 महिलाएं एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 56 दिनों में कर सकते हैं। तो 30 पुरुष और 21 महिलाएं एक साथ कार्य करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, यह आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात मुझे बताइए, क्या इसमें से 7 कॉमन लिया जा सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल 5 पुरुष हो जाएगा और 7 महिलाएं हो जाएगा। कितने दिन में करते हैं कार्य को? 84 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 48 और 84 में से 12 कॉमन लिया जा सकता है मेरे भाई, है ना। 24 28 24 12 कॉमन लिया जा सकता है, तो यहां 4 पुरुष हो जाएंगे और 12 सत्ते 84 महिलाएं, 7 महिलाएं हो जाएंगी। कितने दिन में कर सकती हैं? 56 दिन में कर सकती हैं। यहां से इफिशियंसी निकाल लीजिए, 7 अट्ठे 56 होगा, बहुत बढ़िया। 12 सत्ते 84 होगा, आपने कहा बहुत बढ़िया। 7 की गुणा 5 में 35 पुरुष आ जाएगा, 7 की गुणा 7 में 49 महिलाएं आ जाएगा। यहां से देखेंगे 8 चौक 32 पुरुष आएगा और 8 सत्ते 56 महिलाएं आ जाएगा। 35 में से 32 जाएगा, 3 पुरुष आएगा और 56 में से 49 जाएगा, 7 महिलाएं आ जाएगा। यानी पुरुष और महिलाओं की इफिशियंसी का रेशो 7/3 हो जाएगा। एक पुरुष 7 काम करता है, एक महिला 3 काम करती है। ठीक है, क्या आप टोटल काम निकाल पाएंगे? एक पुरुष 7 काम तो 5 पुरुष 35 काम, एक महिला 3 काम तो 7 महिला 21 काम। 35 और 21 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 56 गुणा 7 गुणा 84, क्या ये टोटल काम हो जाएगा? तो आपने कहा बिल्कुल। अब ये काम कराना किससे है मेरे भाई? 30 पुरुष और 21 महिलाओं से ये काम कराना है। अगर एक पुरुष 7 काम करता है तो 30 पुरुष कितना काम कर देंगे? 210 काम, और एक महिला 3 काम तो 21 महिला 63 काम, यानी नीचे 273 आएगा। नीचे जो है वो 273 आएगा, नीचे जो है वो 273 आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आप देखिए, 7 से काट दीजिए, 7 7 21 होगा, 7 नाम 63 होगा, हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 होगा। 3 से काटेंगे 13 बार हो जाएगा, हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। बस कैलकुलेशन दी हुई थी। 28 8 छिंग 48 को 8 हासिल लगे 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 168 होगा ना। 16 28 पंजे 140 होता है, 140 और 16 156 हो जाएगा। और नीचे मेरे भाई 13 है, तो आप लिखेंगे 13 एकम 13, 13 दूनी 26 0, 120 सही 8/13, 120 सही 8/13। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बस केवल इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन दी थी, आपने पहले इफिशियंसी निकाल ली और इफिशियंसी के जस्ट बाद टोटल वर्क निकाल के आपने जिनसे काम कराना है उनसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को बताइए, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 29, टोटल वर्क बताओ सर जी। बेटा टोटल वर्क ये लिख दिया, गुणा करके देख लो, खाली टाइम है आपके पास। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने, सॉल्व करने में इस क्वेश्चन में टाइम लग रहा है। कैलकुलेशन थी और 1-2 क्वेश्चन में वो कैलकुलेशन देगा। अभी मैं देख रहा था, पिछले कुछ 2-3 सेट देख रहा था, एक सिंपल इंटरेस्ट का बड़ा आसान सा क्वेश्चन, लेकिन बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है। और कैलकुलेशन कोई बहुत बड़ी वैसी नहीं, बस जोड़ने घटाने वाली कैलकुलेशन। और यूनिट डिजिट भी उसमें सब में सेम आ रहा है, तो यूनिट डिजिट का भी कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। तो वहां वो आपसे थोड़ा सा टाइम जो है उस क्वेश्चन में लेना चाहता है आपका। बेहतर होगा कि उस क्वेश्चन को आप स्किप करके थोड़ा आगे बढ़ जाओ और फिर टाइम बचे तो उस क्वेश्चन पे वापस आ जाओ। बताइए। अच्छा ये बताइए सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? तो आप कहेंगे जी ये tan स्क्वायर थीटा होता है। अच्छा कॉट स्क्वायर थीटा को 1/tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। कट जाएगा और कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब 25/9। ऑप्शन नंबर डी CGL 2024। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो आज के लिए आप लोगों का होमवर्क है। कैसा लगा प्रैक्टिस सेट?
मुझे बताइए, अगर मेरा रिव्यू मांगोगे, अगर आप लोग सीरियस एस्पायरेंट हैं, अगर आप लोग सीरियस एस्पायरेंट हैं, 2025 के लिए सीरियस हैं, तो मेरे भाई आज आपका स्कोर जो है वो 29 में से लगभग 26 होना, 26-27 होना चाहिए, लगभग 26-27 होना चाहिए, लगभग 26-27 का स्कोर आपका होना चाहिए, 26-27 क्वेश्चन आपसे सही होने चाहिए। ठीक है, आज शाम को 8 बजे एक बेहतरीन मॉक टेस्ट आप लोगों को मिलेगा मेरे भाई, है ना। मॉक टेस्ट मिलेगा, बहुत बढ़िया तरीके से दीजिए और मेरे भाई ईमानदारी से दीजिए। सच बताऊं, ये अभी चीजें जो हैं वो बर्डन सा लग सकता है, अभी चीजें ऐसी लग सकती हैं, अटपटी सी लग सकती हैं, अभी चीजें ऐसी लग सकती हैं कि साइड में लोग जो है वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि सारी चीजें शांत हो जाती हैं रिजल्ट के बाद। तो मेहनत करिएगा, मिलते हैं कल एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।